हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपकी जो क्लास है वो पिछले मंडे से मतलब पूरी तरह से बंद है। और ये बंद है तो पता है कि जितना दुख तकलीफ आपको हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग को है, क्योंकि बैठे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं। संडे को पूरा मैराथन लगा था, आपको याद होगा। सैटरडे को मैंने क्लास लिया और आपको बताया भी कि मंडे संडे को मैराथन लगा है, सुबह 9 बजे क्लास लगी है। लेकिन 9 बजे से ही क्लास बिल्कुल मतलब हम दे ही नहीं पा रहे हैं। फिर मैंने मैसेज किया आपको कि क्लास अभी प्रॉपर नहीं हो रही क्योंकि चैनल को उस पर स्ट्राइक आया है। हमने मंडे वेट किया, ट्यूसडे तक वेट किया, लेकिन लगा कि बात नहीं बनेगी। तो फिर हमने ब्लैक मैजिक देना शुरू किया आपको। चलो कम से कम बच्चों को ब्लैक मैजिक देकर कम से कम बच्चों को बताया जाए और हम अपडेट रहें। लेकिन एक दो दिन में उम्मीद है कि चैनल रिकवर होगा और फिर अपन लाइव आएंगे, लेकिन आपको नुकसान ना हो इसीलिए ये क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और मेरी कोशिश होगी कि ये क्लास आपको जो अपने रेलवे का टाइम है वो 2 बजे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ये क्लास रेलवे वाले बच्चों के लिए तो है ही, क्योंकि एनटीपीसी ग्रेड 1 लेवल का पेपर है, एनटीपीसी 10+2 लेवल का पेपर है। इसके अलावे एसएससी सीजीएल भी हुआ है, एमटीएस का पेपर आएगा, सीपीओ है, जीडी का पेपर है, अभी झारखंड में भी पेपर हुआ था, राजस्थान में सीईटी का पेपर है, यूपी में भी पेपर है। मैंने कहने का मतलब है कि आने वाले समय में एग्जाम ही एग्जाम है। बस आप अपने एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। और हम तहे दिल से सॉरी बोलते हैं कि हम आपके सामने लाइव नहीं आ पा रहे हैं और क्लास आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन आज से मेरी कोशिश होगी कि एटलीस्ट एक लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मोड पर जरूर मिले, है ना। जो रेलवे वाली टाइमिंग हमारी दोपहर 2 बजे है उस समय आपको क्लासेस मिल जाया करेंगी, जब तक हम लाइव आपके साथ नहीं आ पा रहे हैं, है ना दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आरआरसी अजमेर ग्रुप डी परीक्षा जो 2 नवंबर को हुआ था 2014 में, यानी आज से 10 साल पहले। क्या लगता है कि सर जो 10 साल पहले जो पेपर हुआ है 2024 है, आज हम हैं और 2000 उम्मीद कर रहे हैं 2025 में रेलवे का पेपर होगा, क्या वो सारा सवाल आज जो प्रासंगिक है यानी फ्रूटफुल है हमारे लिए, या बिल्कुल आप आए वीडियो करके चले गए। दोस्तों, जो ट्रेडिशनल जीके है, स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और अमेंडमेंट को छोड़ दिया जाए तो पॉलिटी है, ये चेंजेज नहीं होते हैं, वही सारा कुछ है, बस आपको याद करना होता है। इसीलिए जो आज आपको सवाल देखने को मिलेगा ना, वो आप यकीन मानिए कि 100% फ्रूटफुल होगा आपके आने वाले पेपर के लिए। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं 100% फ्रूटफुल होगा। दोस्तों, अगर आप देखोगे तो सर सवाल क्या क्या है, क्या क्या पढ़ रहे हैं आज, आइए देखते हैं सवाल ही डायरेक्ट कि पहला सवाल क्या है आपके सामने देखो, पहला सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच, कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। रविशंकर सितार वादक हैं, एम एफ हुसैन तबला वादक हैं, आर के नारायणन या नारायण सॉरी उपन्यासकार हैं, कैफी आजमी कवि हैं। क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि ये मैच ऑफ द फॉलोइंग या ये टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर, और आर्ट एंड कल्चर से आपको याद होगा कि 100% क्वेश्चन फंसता है, क्वेश्चन पूछता है। क्या निकल कर आएगा सर? इसका जवाब होगा, आपको याद होगा कि सर एम एफ हुसैन, यानी एम एफ हुसैन का पूरा नाम बच्चों कि मकबूल फिदा हुसैन, जो क्या है, ये एक चित्रकार हैं, एक पेंटर हैं। क्या है? एक चित्रकार हैं, एक पेंटर हैं, है ना। तो एम एफ हुसैन आपको याद होगा ये माधुरी दीक्षित के बहुत बड़े दीवाने थे। तो उस समय, अब तो ये नहीं रहे, बॉलीवुड की दुनिया में इन्हें माधुरी फिदा हुसैन के नाम से भी जाना जाता था, है ना। तो ये क्या है दोस्तों? तबला वादक है क्या? नहीं। क्या है ये? पेंटर हैं, चित्रकार हैं, है ना। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? आसान सवाल है। अब बताओ ये सवाल कितने बार फंसता है क्वेश्चन में, कितने बार पूछा जाता है? तो जस्टिस रानाडे, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी। क्या निकल कर आएगा? दोस्तों आपको याद होगा कि सर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की बात करिए दादा भाई नौरोजी हैं, लेकिन गुजरात के लिए द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? गुजरात के लिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? अब्बास तैयब जी। आपको याद होगा बच्चों, अब्बास
तैयब जी, है ना, जो गांधी जी को, जब गांधी जी, यानी आपको याद होगा कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था, गांधी जी जब छोड़े तो लीड किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने किया था, है ना। इन्हीं को क्या कहा जाता है? गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों दादा भाई नौरोजी की बात करें, ये पारसी हैं और कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने 1886 में कलकत्ता के अधिवेशन में, है ना। इसके अलावा आपको याद होगा कि दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी से एक और सवाल क्या बनेगा? सवाल बनेगा कि सर दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से ब्रिटेन या ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। क्या है दोस्तों? लिबरल पार्टी से ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे और क्या बनेगा, अगर आप देखोगे तो एक और क्या बनेगा सर? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक है, ये किताब है जो किसके द्वारा लिखा गया है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। भारत में सबसे पहले नेशनल इनकम की बात भी दादा भाई नौरोजी ने की थी और अब तक 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। 1886 में कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में और 1906 में फिर कलकत्ता में, और कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द जो है वो 1906 में दिया गया था। क्लियर है यहां तक? उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होगी, बिल्कुल, है ना। आइए आगे देखते हैं, चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? देख रहे हो, ये ऐसे सवाल हैं जो आप जानते होंगे और सवाल आपको दिखता ही होगा, तो आराम से देखिए। सर 1942 यानी 8 अगस्त 1942 को, 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी लीड करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? गांधी जी लीड करते हैं और गांधी जी ने नारा दिया, डू और डाई, मतलब करो और मरो। और एक और नारा दिया इन्होंने दोस्तों, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो दोस्तों आपको ग्वालियर टैंक वर्धा मुंबई में है, वहीं पे क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है और इस समय लॉर्ड लिनलिथगो क्या है? वायसराय है। क्या दोस्तों? वायसराय है, याद रखिएगा, है ना। आइए आगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, उपराष्ट्रपति। तो आपको याद होगा कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो उनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। अभी 50वें सीजेआई है ना। लेकिन अगर सवाल होता कि भारत के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है, जो, या कह दे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तब कह समझना कि सुप्रीम कोर्ट के जज की संख्या 34 है, 33 और 1, तो एक जो सीजेआई है इनको शपथ दिलाएगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन जो 33 हैं इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो सीजेआई दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे? सीजेआई दिलाएंगे। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे कौन? सीजेआई। गिव एंड टेक है, यानी सीजेआई को शपथ कौन दिलाएंगे तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? सीजेआई। अगर सीजेआई को काम नहीं करने का मन है, रेजिग्नेशन फेंकने का मन है, तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति को अगर काम नहीं करने का मन है और रेजिग्नेशन फेंकने का मन है तो वो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। याद रखिएगा, ये चीजें भूलना मत, ठीक है। प्रधानमंत्री को भी शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, आमेर का किला किस राज्य में है? देखो कितना आसान पूछा है कि आमेर का किला किस शहर में है ना। किस शहर में? विच सिटी इज आमेर फोर्ट सिचुएटेड या लोकेटेड? तो किस शहर में दोस्तों आमेर का किला? सर ये जयपुर में है। कहां पे बच्चों? है ना, जयपुर में, जिसे हम क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना, आमेर का किला। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, चलो बताओ। देश बंधु कौन है? चंद्रशेखर, सीआर दास, या एओ ह्यूम, एनी बेसेंट?
एओ ह्यूम। क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों देशबंधु कौन है? देशबंधु चित्तरंजन दास और दीनबंधु सीएफ एंड्रयूज। अगर दीनबंधु पूछता, दीनबंधु सीएफ एंड्रयूज, सीएफ एंड्रयूज, है ना। तो चंद्रशेखर आजाद आपको याद है दोस्तों कि 27 फरवरी 1931 को खुद गोली मार ली अल्फ्रेड पार्क, जिसे चंद्रशेखर पार्क कहते हैं, इलाहाबाद में, है ना। एओ ह्यूम फाउंडर हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में, और इन्हीं बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, जो 1917 में बनती है कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। गॉट इट। नेक्स्ट, वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपनाम किसने दिया था? हु गेव द निकनेम सरदार टू वल्लभ भाई पटेल? सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, जेएल नेहरू, एम ए जिन्ना। क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों आपको याद होगा कि सर वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपनाम महात्मा गांधी देते। कब की बात है ये? 1928 में बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत हुई है। और बारदोली सत्याग्रह में लीड किए कौन? तो वल्लभ भाई पटेल। इनको वहां की महिलाएं जो फीमेल हैं वो टाइटल देती है सरदार की, और उन टाइटल को गांधी जी ने फेमस कर दिया। अगर यहां पे अगर ऑप्शन होता फीमेल ऑफ बारदोलीज, फीमेल्स ऑफ बारदोली, तब हम क्या लगाते? बारदोली की महिलाएं लगाते। वल्लभ भाई पटेल दोस्तों आप याद रखिएगा कि 1931 में ये कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं कराची अधिवेशन में, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार अंग्रेजों से हमने फंडामेंटल मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की मांग की और इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात की हमने। ठीक है, याद रखना। प्रार्थना समाज का मुख्य वास्तुकार कौन था? याद करिए, इस बार सीएचएसएल का पेपर में भर के पूछा है। इसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में ये भी पूछा है। तो प्रार्थना समाज का मुख्य वास्तुकार की बात करें, एमजी रानाडे हैं, महादेव गोविंद रानाडे, जो किनके? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। और ये किनके गुरु थे? तो ये महात्मा गांधी के गुरु थे, है ना। और प्रार्थना सभा दोस्तों केवल रानाडे नहीं, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में इसकी स्थापना की, है ना, याद रखिएगा। तो प्रार्थना समाज का मुख्य वास्तुकार महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग 1867 में, और ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु? महात्मा गांधी के गुरु हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1 रुपये से अधिक मूल्य वर्ग की भारतीय मुद्रा के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आपको याद है कि 1 रुपए के बाद जितने भी हैं उस पर आरबीआई गवर्नर का साइन होगा, आरबीआई गवर्नर का। लेकिन 1 रुपए का जो नोट है और जितने भी क्वाइंस हैं वो किसके अंतर्गत है? तो वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। वित्त सचिव का साइन होता है। 1 रुपए के नोट पे किसका होगा? वित्त सचिव का साइन होगा दोस्तों, फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव का साइन होगा, है ना, याद रखिएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये से अधिक यानी 2 रुपए, 5 रुपए, है ना, 10 रुपए, है ना, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, ये सब के सब आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। बाकी बाद 1 रुपए का नोट जो है वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव है, याद रखना। ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स। क्वेश्चन नंबर 10 क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों आपको याद होगा कि अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो क्या होगा? अरे इनकम टैक्स हमारे इनकम पे हम पर पड़ेगा, पिताजी के इनकम पे पिताजी पर पड़ेगा, आपकी वाइफ अगर कमा रही है तो आपकी वाइफ पर पड़ेगा, है ना। जबकि एक्साइज, सेल्स टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, ये सब क्या है? सब इनडायरेक्ट टैक्स हैं। और आज के समय में सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स आपको याद होगा दोस्तों, जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे बड़ा प्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य सरकार में मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है?
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद होगा कि राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है वो कौन होगा? सर मुख्यमंत्री। बिल्कुल वैसे ही जैसे केंद्र सरकार में कौन प्रधान है? तो केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है। वैसे ही राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री है। और अगर कार्यपालिका प्रधान पूछता कि कार्यपालिका प्रधान कौन है, तो राज्यपाल है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधान पूछता तब मुख्यमंत्री। केंद्र में कार्यपालिका प्रधान कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। अगर वास्तविक कार्यपालिका पूछता तो कौन है वास्तविक कार्यपालिका? तो पीएम है। ठीक है, याद रहेगा। तो मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है? मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ आवर नेशनल कैलेंडर। भाद्रपद, भादु जो कहते हैं, फाल्गुन, चैत्र, कार्तिक, क्या होगा बताइए? आसान सवाल है। विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ आवर नेशनल कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 12 बोलो। देखो क्या है दोस्तों, चैत्र है ना। अरे फाल्गुन होली के अर्ली मॉर्निंग में, वही तो है राष्ट्रीय कैलेंडर, है ना। जबकि अगर हम संवत की बात करते हैं ना, तो हिंदू धर्म के अनुसार हम लोग विक्रम संवत मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? विक्रम संवत, जो 57-58 BC के बराबर होता है। लेकिन सरकार जो है वो कौन सा कैलेंडर मानती है? तो वो शक संवत मानती है सरकार। शक संवत, जो शक संवत की बात करें तो 78 ईस्वी बराबर एक शक संवत है। क्या दोस्तों? एक शक एरा है ना। और आपको याद होगा कि 1957 में 1957 में भारत सरकार ने इस शक संवत को स्वीकार किया है ना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया है? व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द स्वच्छ भारत अभियान? 3 अक्टूबर 2014, 5 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 या 11 अक्टूबर 2014? स्वच्छ भारत अभियान की बात करें कब होगा? तो स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाए तो दोस्तों ये 2 अक्टूबर 2014 है। जबकि 11 अक्टूबर 2014 को था, आपको याद होगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना। आदर्श है ना ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर को। जबकि स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में दोस्तों आपने सुना होगा केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी एज यूज्ड इन द बैंकिंग सेक्टर? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केवाईसी हम ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं और अभी मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं। नो योर कंट्री, अपने देश को जानो। मतलब इंडिया मैप को करीब करीब मैंने 1 सप्ताह में पढ़ाया, केवल इंडिया मैप, वो भी इंटरनल नहीं, केवल इंडिया मैप को देखने के लिए, समझने के लिए, नाइबरिंग कंट्री के लिए क्या निकल कर आएगा, नाइबरिंग कंट्री के साथ हमारे किस किस राज्य का जो बॉर्डर टच करता है, ये सब, उसका भी नाम मैंने क्या रखा? केवाईसी। शुरू करूंगा ऐसा प्रोग्राम, है ना, या फिर शॉर्ट ट्रिक में, या फिर जो 7:45 में जाता है उसे करेंगे कुछ, है ना। तो दोस्तों क्या आएगा सर? केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। क्या है? नो योर कस्टमर, यानी बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त केवाईसी। आज तो ये बहुत जरूरी हो गया है। आप देख लो, आपके बैंक अकाउंट केवाईसी नहीं है, आधार से लिंक नहीं है, तो भाई साहब आपका पैसा फॉरवर्ड नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं जाएगा, है ना। तो केवाईसी जरूरी है। व्यक्तिगत बचत खाता कहां नहीं खोला जा सकता है? मतलब जो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट है वो हम कहां ओपन नहीं करेंगे? सोचो आपकी नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद आपका अकाउंट कहां नहीं खुलेगा? लगेगा ही। तैयारी कर रहे हैं रेलवे का तो लगेगा ही ना, या एसएससी का, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपकी जॉब लगेगी ही।
तो कहाँ, कोऑपरेटिव बैंक में, शेड्यूल्ड बैंक में, रिजर्व बैंक में या नेशनलाइज्ड बैंक में, कहाँ हम अकाउंट नहीं खोल सकते हैं? तो आपको याद होगा दोस्तों कि सर आरबीआई में अकाउंट हमारा नहीं खुलेगा। ये किसके लिए खाता, यहां पर खाता किसका खुलेगा? तो ये बैंकर्स बैंक होता है, बैंकर्स यानी बैंकों का बैंक, और गवर्नमेंट्स बैंक होगा, गवर्नमेंट का बैंक होगा, यानी भारत सरकार अकाउंट खोल सकती है, बैंक अपना अकाउंट खोल सकता है हमारे लिए। कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक में जैसे एसबीआई है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये सब आपको यहीं पे खुलेगा। ठीक है दोस्तों, आरबीआई की बात करें, आपको याद होगा कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई है। 1937 में कलकत्ता था मुख्यालय, अभी कहाँ, मुंबई है। शक्तिकांत दास जी गवर्नर हैं, है ना। और दोस्तों 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइजेशन हुआ है, राष्ट्रीयकरण हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। यूपीए और एनडीए शब्द किससे संबंधित है? द वर्ड्स यूपीए एंड एनडीए रिलेटेड टू एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अलायंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एसोसिएशन ऑफ लेबर यूनियंस, बॉडीज ऑफ लॉ काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 16 क्या निकल कर आएगा? तो आपको याद होगा कि सर ये अलायंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, यूपीए, ये कांग्रेस ने शुरू किया था। यूपीए का मतलब हो गया दोस्तों यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, है ना। एनडीए का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे हम राजग बोलते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और मोदी जी यूपीए को बोलते थे, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तब यूपीए को उन्होंने नाम दिया था उल्टा पुल्टा अलायंस। क्या दिया था? उल्टा पुल्टा अलायंस, है ना, याद रखना। जब आगे मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या है दोस्तों? द लोकल मीनिंग ऑफ मोहनजोदड़ो। आपको याद होगा कि मोहनजोदड़ो का लोकेशन कहाँ है? सर ये सिंधु नदी के किनारे है और पाकिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो यानी मृत मनुष्यों का टीला या मृतकों का टीला, जो सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा में से मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो। दोस्तों याद होगा कि मोहनजोदड़ो पहले सबसे बड़ा स्थल हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता का। अभी सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो आपका हरियाणा में है ना, भारत का, भारत में या विश्व में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कहें, विश्व का ना कहें, सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अगर बिल्डिंग की बात करेंगे तो ग्रेनरी यानी अन्नागार, ये सबसे बड़ा बिल्डिंग है, मोहनजोदड़ो में है। और सबसे पवित्र बिल्डिंग की बात करेंगे तो ग्रेट बाथ, जिसे हम स्नानागार बोलते हैं, ये पवित्र बिल्डिंग ग्रेट बाथ, ये कहाँ आपका मोहनजोदड़ो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर मेजर्ड इन किलोबाइट, बिट्स, हर्ट्ज, मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 18। तो आपको याद होगा दोस्तों कंप्यूटर की जो स्पीड है हम किसमें मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं क्या? कंप्यूटर की गति हर्ट्ज में मापते हैं? बताओ। हम्म, बताओ। अरे गीगा हर्ट्ज आपका नाम सुना होगा, गीगा हर्ट्ज, है ना, मेगा हर्ट्ज, किसे मापते हैं? हर्ट्ज में। ये सब क्या? किलोबाइट, बीट्स, मेगाबाइट, ये स्टोरेज है, बाइनरी डिजिट जो होता है ना, 10 GB MB, है ना, याद रखिएगा। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज नामक यूनिट का यूज करते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर प्रोसेसरों की गति गीगा हर्ट्ज तक पहुंच गई है। यदि प्रोसेसर किसी निर्देश के क्रियान्वयन में 1 सेकंड का समय लगाता है तो उसकी गति 1 हर्ट्ज होगी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आईने अकबरी किसने लिखी बच्चों? ये भी आसान सवाल है, कई बार आप पढ़ चुके, कई बार हम पढ़ा चुके हैं। तो आईने अकबरी किसने लिखी? हु रोट आईने अकबरी? फरिश्ता, इब्न बतूता, अबुल फजल, बीरबल। आपको याद होगा आईने अकबरी या अकबरनामा, ये अबुल फजल ने लिखा अकबर के टाइम पे।
जबकि इब्न बतूता दोस्तों आपको याद होगा 1333 में आया था, किसमें, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और ये मोरक्को का निवासी है, और इसके द्वारा लिखी गई किताब क्या है, किताबुल रहला, किताबुल रहला। और बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास, जो अकबर के समय में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आगे। राजगीर में एक रोपवे का निर्माण किया गया है। रोपवे यानी आपको याद होगा कि हमें एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी में जाना है तो रोपवे का निर्माण किया जाता है, और उसका निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? चीन है, जापान है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है। अगर आप राजगीर जाओगे तो रोपवे का भी मौका लगेगा तो देखना दोस्तों, ये जापान की मदद से, किसकी मदद से, जापान की मदद से। राजगीर में रोपवे का निर्माण जापान की सरकार के सहयोग से किया गया, और राजगीर में ही राजा जरासंध का अखाड़ा भी है, याद रखें। राजगीर यानी राजगिरा, जो मगध एम्पायर में हर्यक वंश का राजधानी था। ठीक है, जिसे पहले गिरिब्रज के नाम से जानते थे। ठीक है बच्चों, प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर कहां स्थित है? वेयर इज द फेमस अजगैबीनाथ टेम्पल लोकेटेड? भागलपुर, कोलकाता, देवघर या पुरी में? तो इस बार श्रावण का मेला आप गए होंगे या आपके कोई रिश्तेदार गए होंगे, तो आपको याद होगा ये अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ है। दोस्तों अजगैबीनाथ का मंदिर की बात करेंगे तो ये आपको भागलपुर में देखने को मिलेगा, और भागलपुर में आपको याद है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है दोस्तों, जिसका निर्माण किसने कराया? धर्मपाल ने। कि कौन कराया? धर्मपाल ने कराया। याद रखिए, कौन कराया बच्चों? धर्मपाल ने कराया, है ना। तो ये भागलपुर जिसे हम सिल्क सिटी कहते हैं, याद रखिएगा, कहाँ? भागलपुर में। ये आप देख सकते हो कि प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर भागलपुर में स्थित है, भागलपुर के निकट चंपानगर में, अंग की राजधानी। अंग यानी कौन? आपको याद होगा कि 600 BC में कुल महाजनपद की संख्या 16 है, उन महाजनपद में से एक है। 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है, सबसे दक्षिण महाजनपद असमक है ना, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हो प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर, जो ये गंगा के बीचों बीच है, ये गंगा नदी के बीचों बीच है। सुल्तानगंज यही है, यहीं लोग जाते हैं, जल कांवर में जल लेते हैं, और फिर आपको दिख रहा होगा कांवरिया, है ना, ये देखो लाल लाल थोड़ा दिख रहा है ना, ये का तो कांवरिये जल उठाते हैं और फिर 105 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा धाम यानी देवघर में जल अर्पित करते हैं, है ना। तो यहीं से शुरुआत होती है बच्चों। नेक्स्ट, गया के निकट स्थित बराबर गुफाएं किस काल की है? आसान सवाल है। टू विच पीरियड डू द बराबर कैप्स लोकेटेड नियर गया बिलोंग? तो दोस्तों गया के निकट जो बराबर की गुफाएं हैं ये मौर्य काल में। आपको याद है कि बराबर की गुफाएं ये अशोक दान दिया था, अशोक दान दिया था किसे? आजीवक संप्रदाय को दोस्तों, आजीवक संप्रदाय को, आजीवक सेक्ट को। ठीक है, और ये गया के निकट यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? ये जहानाबाद में है। ये दोस्तों कहां पे? जहानाबाद में। कहां है? जहानाबाद में, याद रखिएगा। ठीक है, गया से 25 किलोमीटर दूर बराबर गुफाएं हैं, जहां मौर्य कालीन स्थापत्य के कुछ आरंभिक उदाहरण हैं। इस स्थान की चर्चा अंग्रेज उपन्यासकार E.M. फोस्टर ने पैसेज टू इंडिया नामक किताब में लिखी है। अभी क्वेश्चन और बनेगा कि पैसेज टू इंडिया किसने लिखा? E.M. फोस्टर ने लिखा है। किसने लिखा है? E.M. फोस्टर ने लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इन हुज रेजिन वाज द फर्स्ट जैन संगीति ऑर्गेनाइज्ड इन बिहार? तो आप संगीति को इंग्लिश में काउंसिल बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? काउंसिल बोलते हैं। तो दोस्तों किसके शासनकाल में? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम दो जैन संगीति हुआ है। एक होता है 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में, वल्लभी गुजरात में देवर्धि क्षमा सरवन इसके अध्यक्ष होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पहले। ठीक है, 2 जैन संगीति हुआ है, बौद्ध में 4 जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, और इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें ये क्या सम्मिलित था जो उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र का भविष्य यानी पाटलिपुत्र खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा? रीजन क्या है? बाढ़, अग्नि, आंतरिक कला या ऑल ऑफ द अबव? तो बुद्ध आपको याद होगा दोस्तों कि गया के किनारे
यानी गया में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। तो बाढ़, अग्नि और आंतरिक कला कहा था महात्मा बुद्ध ने। हर्यक वंश के शासक उदयन जब पाटलिपुत्र की स्थापना की, अपनी कैपिटल बनाए, महात्मा बुद्ध ने इस नगर के उत्कर्ष और गौरव की भविष्यवाणी की। साथ ही कहा कि इस नगर का बाढ़, अग्नि और आंतरिक कला के कारण विनाश हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। क्या निकल कर आएगा दोस्तों? ओनली वन, बोथ वन एंड टू, टू ओनली, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। तो क्या होगा दोस्तों? ओनली वन होगा, है ना। आपको याद है रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है और आज कन्नौज को इत्र की का शहर कहते हैं। और आपको याद है रामगंगा नदी जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच बहती है, इसीलिए आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और बेतवा नदी यमुना की सहायक तो है जरूर, लेकिन प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा में यमुना खुद मिलती है, सरस्वती मिलती है, तो बेतवा नदी मिलती नहीं है दोस्तों। बेतवा कहाँ मिलेगी? तो बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं, हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन पसंद आया होगा। और याद रखिएगा कि 7 बजे जो मेरी क्लास आप देख रहे हैं अभी, ये क्लास दोपहर 2 बजे चलेगी रेलवे में। 7 बजे पर हम पढ़ा रहे थे जैसे, वैसे पढ़ाएंगे जैसे मतलब लाइव हम आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों कल दोपहर 2 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।